हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में संयुक्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण और इसके बाद ऊष्म वर्ण और द्विगुण व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे और इसके बाद हम अनुनासिक भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण? अनुनासिक वर्ण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त वर्ण। क्या देखते हैं कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, संयुक्त का सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि इसमें दो वर्ण ही होंगे, तभी तो एक दूसरे के जुड़ने के उपरांत वह तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे। तो देखिए, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? तो संयुक्त वर्ण वह वर्ण होता है जिसमें दो वर्णों को जोड़ने के उपरांत वह तीसरे वर्ण का निर्माण करता है, अर्थात तीसरा वर्ण बनाता है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए कैसे बनाता है उसको हम देखेंगे। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेंगे क हलन करेंगे, क हलन प्लस खटखोल स। देखिए, इसमें दो अलग अलग वर्ण हैं, दो अलग अलग व्यंजन वर्ण है ना, और इन दोनों व्यंजन वर्णों की सहायता से तीसरा वर्ण जब बनेगा तो उसी तीसरे वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी क हलन प्लस खटखोल स, यानी क हलन जोड़ खटखोल स को जब जोड़ेंगे मूर्धन्य ष को, तो तीसरा क्या बनाएगा? यह बनाएगा क्षत्रिय छ। यानी देखो क्या बन गया? क्षत्रिय छ बन गया। तो क्षत्रिय छ को क्या कहेंगे? कैसा वर्ण है? तो क्षत्रिय छ आपका संयुक्त वर्ण है। अब देखिए किसी प्रकार से हम दूसरा ले लेंगे, जैसे हम लेंगे क्या? त्र को ले लेंगे। त्र, देखिए त्र शब्द जो है, त्र वर्ण जो है, यह भी दो वर्णों के योग से ही बना है। जब हम दो अलग अलग वर्णों को जोड़ के बनाते हैं तब तीसरा वर्ण बनता है। यह किससे किससे बनता है? तो यहाँ पे आप ले लेंगे तो, और तब को क्या कर देंगे? हलन कर देंगे। त प्लस र। जब त प्लस र कर देंगे तो ये क्या बनाएगा? त्र बना ना। इसमें दो अलग अलग वर्ण हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग र अलग, और इनके योग से दोनों को जोड़ देने के उपरांत तीसरा बन गया क्या? संयुक्त वर्ण। अब इसी प्रकार से हम दूसरे को देखते हैं। ज हलंत या कर देंगे। क्या कर देंगे? या कर देंगे। जब हम ज प्लस या करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों अलग अलग वर्ण है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? यह बना देगा, ज्ञा बना देगा। क्या बन जाएगा? ज्ञा बन जाएगा। तो क्षत्रिय बन गया, त्र बन गया और ज्ञा बन गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग दूसरा बनाते हैं। स हलंत र कर देंगे तो ये क्या बनेगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनाता है श्र। क्या बन गया? श्र बन गया। यानी क्षत्रिय, त्र, ज्ञा और श्र जो होता है यह संयुक्त वर्ण कहलाता है। इन्हीं चारों वर्णों को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या आप देख लेंगे तो 4 हो जाएगी। जब हम करेंगे तो क्षत्रिय छ बनेगा, त प्लस र करेंगे तो त्र बन जाएगा, और ज प्लस या करेंगे तो ज्ञा बनेगा, और उसके बाद स प्लस र करेंगे तो स्र बन जाएगा। तो एक तो हो गया संयुक्त व्यंजन। क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण के बाद हम देख लेते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है? देखिए, अंतस्थ यानी अंतस्थ व्यंजन वर्ण हम उन व्यंजन वर्ण को कहते हैं जो न तो स्वर होता है, न ही स्वर होगा, और वह न ही व्यंजन होगा। न स्वर और न व्यंजन होगा, ऐसे व्यंजन वर्ण को हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे।
ये, और इन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं य, र, ल और व होते हैं। यानी य, र, ल और व जो होते हैं, यह जो वर्ण है यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, यानी इनका उच्चारण स्थान दोनों के बीच का होता है। इसीलिए अंतस्थ व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक तो हो गया आपका क्या? अंतस्थ व्यंजन हो गया। चलिए आते हैं अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन पे आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो चलिए ध्यान देंगे। देखिए ऊष्म, ऊष्म का क्या अर्थ होता है? ऊष्म का अर्थ ही होता है ऊष्मा उत्पन्न होना या फिर ऊर्जा उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? ऊर्जा उत्पन्न हो जाना, ऊष्मा उत्पन्न हो जाना। तो ऊष्म व्यंजन देखिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख भी दिया है। पहले ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं इसे हम थोड़ा समझ लेंगे। देखिए जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी व्यंजन वर्ण का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से, जो हमारा मुख है ना, हमारे मुख विवर से, मुख से क्या होता है? हवा जो होती है ना वह रगड़ करते हुए, क्या करते हुए? रगड़ करते हुए जब बाहर निकलती है तो हवा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी जो हवा निकलती है उसमें गर्माहट अर्थात गर्म हवा बाहर निकलती है। तो ऐसे व्यंजन वर्ण को हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। रिपीट कर देते हैं। ऊष्म व्यंजन अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से हवा जो होती है रगड़ करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऐसे व्यंजन वर्ण को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। कौन कौन से? स, स और ह। यानी तीनों स और ह वर्ण जो होता है इनका जो हम उच्चारण करते हैं, नहीं तो आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। स, 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 ह। अब देखिए क्या होता है? हवा जो निकल रही है वह रगड़ करके निकल रही कि नहीं? निकल रही है ना। तो जब रगड़ हवा करके निकलेगी जिन वर्णों का उच्चारण करने में, उन्हीं वर्णों को ही ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है। स, स और ह व्यंजन वर्ण जो है यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे देगुण व्यंजन। देगुण व्यंजन द्विगुण अर्थात जिसके 2 गुण हो, यही ना? हाँ, जिसके 2 गुण हो उसे हम द्विगुण व्यंजन कहेंगे। तो अब देखते हैं द्विगुण व्यंजन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ड और ढ लिखा हुआ, पहले से मैंने लिख दिया ड ढ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका विकास यहाँ पे नहीं है। यह ज्यों का त्यों अर्थात अपने पहले वाले रूप में है। तो ये जो ड और ढ आया ये पहले अपभ्रंश में था। इसमें था अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश से आया। जब अपभ्रंश से आया, अपभ्रंश में आया तो पहले इसका रूप इस प्रकार से था, यानी ड और ध के नीचे जो बिंदी लगी होती थी उसमें पहले नहीं थी। लेकिन ड और ध का जब विकास हुआ, क्या हुआ? जब विकास हुआ और ये हिंदी में आया, अपभ्रंश भाषा से हिंदी में आया, इसका विकास हुआ तो ड और ढ के नीचे क्या लग गया? इस प्रकार से एक बिंदु लग गया। क्या लग गया? अब ड क्या बना? र और ढ में पढ़ाया जाने लगा। र और ढ में इसका उच्चारण होना शुरू हो गया क्योंकि इसका विकास हो गया। पहले ड ढ के नीचे बिंदी नहीं लगे थी, लेकिन अब देखेंगे इसके बदला हुआ जो दूसरा रूप है ये इसका पहला रूप है और यहाँ पे इसका
दूसरा रूप है। और दूसरे रूप में हम देखते हैं कि ड और ढ के नीचे एक एक बिंदु लगा हुआ है, अतः इसका विकास हो गया है, इसका दूसरा रूप हो गया। क्या हो गया? ये इसका दूसरा रूप हो गया। तो दूसरे रूप को ही हम क्या करते हैं कि ड ढ जो होते हैं इसके दो रूप हैं, एक रूप में बिंदु नहीं लगा रहता है और दूसरे रूप में नीचे से बिंदु लिखा जाता है। तो इसी को हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। इस व्यंजन वर्ण का दो रूप है, इसका विकास हो गया, इसीलिए इसको विकसित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से विकसित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। देखिए विकास हो गया ना, के नीचे क्या हो गया? विकसित व्यंजन हो गया। अब चलिए आइए हम देख लेते हैं विकसित व्यंजन के बाद अनुनासिक व्यंजन। ये अनुनासिक व्यंजन क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन क्या होता है? इनका उच्चारण हम क्या करते हैं? मुंह और नाक दोनों की सहायता से करते हैं, वही अनुनासिक व्यंजन होता है। तो अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 5 होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का, जैसा कि आप जानते हैं व्यंजन वर्ग को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 वर्गों में रखा गया है। जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, जैसे हो गया क वर्ग। आप देखिए क वर्ग में हम देखेंगे कि 5 ही वर्ण है। कौन कौन से हैं? तो ये आते हैं क, ख, ग, घ और अंगा। इस प्रकार से लिखा जाता है ना। एक वर्ग में क, ख, ग, घ अन्ना होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं और पांचों वर्णों में जो पांचवा वर्ण होता है, पांचों वर्गों में जो किसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है उसी को अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो क, ख, ग, घ अंगा, अंगा का जब उच्चारण करते हैं तो कंठ और नाक की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए अंगा को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अब दूसरे में देख लेंगे, च वर्ग में देख लेंगे। भाई चलिए च वर्ग में है तो च वर्ग में हम देख लेंगे इसी प्रकार से। तो च वर्ग में क्या क्या आता है? तो आता है च, छ, ज, झ और क्या आता है? या आता है। अरे च, छ, ज, झ, या। तो च वर्ग में पांचवा वर्ण कौन हुआ? अनुनासिक वर्ण या हुआ। या कहने से ही नाक से हवा निकल जाती है, तो ये अनुनासिक वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार ट वर्ग में देखेंगे तो ट, ठ, ड, ढ और ड़। तो इसमें ड़ जो है पांचवा वर्ण है, तो ड़ क्या है? नाक से ध्वनि निकल रही है। अब इस प्रकार से देखेंगे क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त वर्ग आ जाएगा। तो त वर्ग में हम इसी प्रकार देख लेंगे। त वर्ग में आपका क्या क्या आता है? ट, थ, ड, ढ और न आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि इस वर्ग में भी क्या हो रहा है? पांचवा वर्ग कौन सा पढ़ रहा है? न पढ़ा, र पढ़ा, या पढ़ा। 4 तो हो गया और पांचवा वर्ग हम ले लेंगे प वर्ग। क्या ले लेंगे? प वर्ग। अब पांचवा वर्ग में भी देखेंगे प, फ, ब, भ, म। क्या आएगा? प, फ, ब, भ और म आ जाता है। तो हर एक वर्ग का, पांचों वर्गों में पांचों वर्ग का पांचवा वर्ण ही अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण? हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो पांचवा ड हो गया, या हो गया, ड़ हो गया, न हो गया और म हो गया। अब इसकी संख्या कितनी हो गई अनुनासिक वर्णों की? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर किसे कहते हैं? तो अनुनासिक वर्णों के प्रत्येक पांचवें वर्ण को ही पंचमाक्षर वर्ण कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम समझ गए होंगे संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अंतस्थ क्या है, उसमें
क्या है, द्विगुण क्या है और अनुनासिक वर्ण क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अलग अंदाज में। ओके, थैंक यू।